दोस्तों, आज हम आपके सामने भारतीय इतिहास से संबंधित सामग्री की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज भारतीय इतिहास की पहली वीडियो आपको प्रेषित करेंगे, बना रहे हैं आपके लिए, और आशा करते हैं आपके लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये लाभान्वित होंगे। ये एसएससी, रेलवे, पुलिस या जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जहां जीएस या सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे उनमें सब में आएगी। यानी चाहे पीसीएस हो, पीएससी या यूपीएससी के एग्ज़ाम सिविल सर्विसेज के हों, उनमें भी आपको सामान्य अध्ययन में इससे बहुत हेल्प मिलेगी। साथियों, भारतीय इतिहास से संबंधित सबसे पहले हम ये समझें इतिहास कहते कैसे हैं। साथियों, इतिहास जो शब्द है वो 3 शब्दों से मिलकर बना है। इति प्लस आ प्लस हास, ये 3 शब्दों से मिलकर इतिहास बनता है, जिसका अर्थ होता है इस प्रकार, निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ, निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ था। यानी ये इतिहास का शाब्दिक अर्थ है। भारतीय यानी जो इतिहास, जो हिस्टोरिकल यानी हिस्टोग्राफी के तहत, इतिहास लेखन की परंपरा के तहत इतिहास का ये अर्थ है जिसे हमें विद्वानों ने सुझाया है। साथियों, इस प्रकार निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ, इसको इतिहास कहते हैं। और इसे यानी ये इतिहास जो 3 शब्दों से मिलकर बना है, इसके साथ साथ साथियों हम आपको बता दें, इतिहास को मोटी तौर पे 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 ये है प्राचीन इतिहास, नंबर 2 है मध्यकालीन इतिहास, और नंबर 3 है आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास या आधुनिककालीन इतिहास। प्राचीन इतिहास जो है शुरू से लेकर ये गुप्त वंश तक चलता है, शुरू से लेकर ये गुप्त वंश तक चलता है, गुप्त वंश तक यानी हर्ष के समय से पूर्व तक। मध्यकालीन इतिहास ये हर्ष के समय से चलता है, हर्ष यानी जो पुष्यभूति वंश का या वर्धन वंश का हर्ष था, उससे लेकर 1707 तक यानी औरंगजेब के समय तक चलता है। ये औरंगजेब के समय तक चलता है, औरंगजेब के समय तक। और तीसरा जो है यानी आधुनिक भारत का इतिहास, ये औरंगजेब से लेकर ये आधुनिक भारत का इतिहास ये चलता है लगभग 1964 तक, यानी जवाहरलाल नेहरू तक ये चलता है। यानी ये गुप्त वंश करीब 512 या 6वीं शताब्दी तक ये चलता है, हर्ष के समय तक यानी। और ये जो चलता है ये 700 औरंगजेब तक, 700 ईस्वी से लेकर ये आपका चलता है, ये 700 ईस्वी से एडी से लेकर, और ये आपका चलता है औरंगजेब 1707 तक। ये 1707 से लेकर ये चलता है आपका औरंगजेब से लेकर जवाहरलाल नेहरू तक। तो साथियों, मैंने आपको एक छोटा सा आंकड़ा प्रस्तुत किया इतिहास का क्लासिफिकेशन, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। साथियों, आपको और बता दें, इतिहास की जो अभिलेखीय जो सामग्री है, या हम कह सकते हैं पुरातत्व विभाग द्वारा जो उत्खनन किए गए हैं, उनमें जो लेखन सामग्री मिली है, उस आधार पर भारत को 3 भागों में बांटा गया है। यानी प्राप्त लेखन सामग्री के आधार पर, लेखन सामग्री के आधार पर भी 3 भागों में बांटा गया है। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कभी कभी एग्जाम में आता है ये। नंबर 1 यह है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल यानी इसे प्री हिस्टोरिक पीरियड के नाम से कहते हैं इंग्लिश में। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, यानी इसे प्रोटो हिस्ट्रिक पीरियड से के नाम से जानते हैं। और तीसरा जो है ऐतिहासिक काल, इसे ऐतिहासिक काल हिस्टोरिकल पीरियड के नाम से इसको जानते हैं, ऐतिहासिक काल। साथियों, आपको थोड़ा डिफाइन कर दें, ये प्रागैतिहासिक काल कौन सा है। यानी प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत उस समय को रखा गया है साथियों, जब मनुष्य ना लिखना जानता था, ना पढ़ना जानता था। मनुष्य तो था, पर उसका उत्खनन में कोई भी लेखन सामग्री प्राप्त नहीं हुई है। ऐसे समय को प्रागैतिहासिक काल की श्रेणी में रखा गया है।
साथियों, यहाँ का कोई लेखन सामग्री प्राप्त नहीं हुई है। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। इस समय मनुष्य लिखना और पढ़ना जानता था, लिखता भी था, पढ़ता भी था, और पुरातत्व विभाग के द्वारा उत्खनन जो किए गए उसमें लेखन सामग्री भी मिली है, परंतु दुर्भाग्य है आज का विद्वान उनको कोई पढ़ नहीं पाया है। ऐसे समय को आद्य ऐतिहासिक काल या प्रोटो हिस्ट्रिक पीरियड के समय में रखा गया है, और ये काल, इसके समय का इतिहास जो है वो हड़प्पा सभ्यता का इतिहास आता है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की लिपि को जो भी लेख मिले हैं उसे अभी तक कोई विद्वान पढ़ नहीं पाया है। साथियों, इसकी डिटेल हड़प्पा सभ्यता के समय में बताएंगे। ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जब मनुष्य लिखना जानता था, पढ़ना जानता था, उसका लेखन सामग्री भी मिली है, और उस लेखन सामग्री को आज के विद्वान पढ़ने में सफल हो गए हैं। ऐसे काल को ऐतिहासिक काल कहते हैं, और ऐसे प्रमाण हमें मौर्य काल के समय के मिले हैं, यानी अशोक के अभिलेख मौर्य काल से कह सकते हैं ऐतिहासिक काल की शुरुआत होती है एक ऐतिहासिक परंपरा के अनुसार। साथियों, अब हम सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे प्रागैतिहासिक काल की, यानी ऐतिहासिक इतिहास की शुरुआत कब से हुई है, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। साथियों, हम जानते हैं इतिहास कब से शुरू होता है। इतिहास मनुष्य के बारे में बताता है। जब मनुष्य की शुरुआत हुई, मनुष्य की उत्पत्ति हुई, उसकी उत्पत्ति के साथ ही इतिहास की भी उत्पत्ति हो जाती है, क्योंकि इतिहास मनुष्य के विषय में लिखता है, मनुष्य के इर्द गिर्द घूमता है, इसीलिए मनुष्य की उत्पत्ति के साथ ही इतिहास की उत्पत्ति हुई मानी जाती है। ऐसा माना जाता है मानव की उत्पत्ति जो हुई है सबसे पहले अफ्रीका में हुई, और ये उत्पत्ति प्लाइस्टोसीन काल में हुई है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। प्लाइस्टोसीन काल में हुई है, प्लाइस्टोसीन काल में। इसको हम हिंदी में हिम युग का द्वितीय चरण मानते हैं। इसमें मानव की उत्पत्ति हुई है। लगभग 5 लाख वर्ष पहले मानव की उत्पत्ति हुई है। सवाल बनता है कि मनुष्य जिस रूप में आज है, क्या उसी रूप में उत्पत्ति हुई या किसी अन्य रूप में हुई, ये शोध का विषय है। कुल मिलाकर बहुत सारे दुनिया भर के इतिहासकार ये मानते हैं मानव की उत्पत्ति जो अफ्रीका में सबसे पहले हुई, और अफ्रीका में जो मानव की उत्पत्ति हुई है वो एक कपी बानर से हुई है। कपी बानर से मानव की उत्पत्ति हुई बताई जाती है, जिसे हम प्राइमेट कहते हैं। प्राइमेट से मानव की उत्पत्ति हुई बताई जाती है, और ये कई चरणों में संपन्न हुई है, क्योंकि भी एकदम से मनुष्य आज के रूप में नहीं आया, बल्कि इसको लाखों वर्ष लगे हैं इस रूप में आने में। क्योंकि इस विषय में हम सब लोग जानते हैं समय के साथ साथ परिवर्तन सब चीज़ों में होता है। इसी तरह मानव के विकास के साथ साथ उसमें परिवर्तन होते रहे, और इस बात सिद्धांत की पुष्टि यानी डार्विन का जो विकासवाद का सिद्धांत है वह भी करता है कि समय के साथ साथ यानी परिवर्तन होता है। साथियों, हम आपको बता दें मानव की उत्पत्ति जो हुई है कपी बानर से हुई, और कपी बानर से सबसे पहला जो चरण आता है रामाथिपेकस का आता है, यानी कपी बानर से रामाथिपेकस का रूप आता है, रामाथिपेकस, और हजारों वर्ष तक इस रूप में मानव रहा, और इसके बाद इसमें भी कुछ सुधार हुआ। इसका सुधारात्मक रूप आस्ट्रोथिपेकस के रूप में सामने आता है। आस्ट्रोथिपेकस के रूप में मानव का यानी ये रूप था, इससे ये रूप आया, और इससे इस रूप का सुधार रूप आस्ट्रोथिपेकस था, और आस्ट्रोथिपेकस में सुधार हुआ। हजारों लाखों वर्षों के बाद इसमें सुधार हुआ, तो ये पिथोकैंथ्रोपस आया। पिथोकैंथ्रोपस के रूप में मानव आता है, यानी इसका मानव का उदय होता है, और फिर पिथोकैंथ्रोपस लाखों वर्ष तक इसमें समय गुजारता है, इसमें सुधार होता है, विकास होता है, तो फिर निएंडरथल आता है। निएंडरथल मानव, इसे कुछ इतिहासकार इसी को प्रज्ञ मानव मानते हैं। प्रज्ञ मानव यानी बुद्धिमान व्यक्ति, मनुष्य, जिसे कि वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस कहा जाता है। होमो सैपियंस के नाम से जाना जाता है, ये मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। कुछ विद्वान इसका भी अगला रूप क्रेगमैन के रूप में जानते हैं, क्रेगमैन। तो साथियों, यहाँ पर ये है या ये है, ये आपके क्वेश्चन में जो विकल्प दिया हो उसके आधार पर अगर ये दिया होगा तो ये नहीं होगा, ये होगा तो ये नहीं होगा, इन दो में से किसी एक को मानिएगा। ये वैज्ञानिक परिकल्पना के आधार पर डिसीजन है। तो साथियों, इस तरह से ये क्वेश्चन आपके सामने आप कर सकते हैं।
साथियों, कुछ भी हो, जब मनुष्य का उदय हुआ तो मनुष्य जंगलों में भटकता था, यानी कपड़े उपड़े पहनता था कि हमारी आपकी तरह से चाय खाना हमारी आपकी तरह खाता था, नहीं। मनुष्य उस समय जंगली जानवरों के साथ में जानवरों की तरह आदम अवस्था में रहता था। कपड़े पहनने को नहीं थे, यानी वस्त्रहीन अवस्था में इधर उधर भटकता रहता था। पेड़ पौधों के फल फूल खाकर, कंदमूल खाकर वो जीवन यापन करता था। मनुष्य को जंगली जानवरों से डर भी नहीं था, क्योंकि समझ उसमें पैदा नहीं हुई थी। आप लोग खुद जानते हैं, आपके सामने शेर आ जाए तो आप डर जाओगे। क्यों? इसलिए क्योंकि आपको मालूम है शेर खा जाएगा, मार देगा। जब आपको ये मालूम ही ना हो शेर आदमी को मार देगा या खा जाता है, तो आप उससे डरोगे ही नहीं। ऐसी क्योंकि आपके अंदर समझ है, तभी तो डरोगे ना। हाँ, तभी डरोगे। उस समय मनुष्य में समझ नहीं थी इतनी ज़्यादा, इसलिए वो नहीं डरता था। लाखों वर्ष तक मनुष्य जंगल में विचरण करता था, वो इधर उधर भटकता था, और धीरे धीरे उसमें समझ का विकास हुआ, तो उसमें लज्जा उत्पन्न हुई। जब लज्जा उत्पन्न हुई तो पेड़ पौधों की पत्तियों से उसने अपने शरीर को ढकना शुरू कर दिया, और पेड़ों की छालों से ढकना शुरू कर दिया। साथ में वो अब जंगली की समझ पैदा हो गई, कुछ खतरनाक जंगली जानवरों से भय भी उत्पन्न हो गया, इसलिए वो डरने भी लगा। अब सुरक्षा की ओर सोचने लगा। उसके पास सुरक्षा के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि पत्थरी थे, तो पत्थरों से उसने औजार बनाना शुरू कर दिए। यहीं से पाषाण काल की शुरुआत हो जाती है। साथियों, यहीं से पाषाण काल की शुरुआत हो जाती है। पाषाण शब्द संस्कृत का है, जिसका मतलब पत्थर होता है, यानी स्टोन पीरियड की शुरुआत हो जाती है। मनुष्य क्या होता है, अब पत्थरों के औजार बनाना शुरू कर देता है, और इसमें भी कई चरणों में इसका विकास होता है। यानी पाषाण काल को भी हम 3 भागों में बांटते हैं। पुरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, और तीसरा है नव पाषाण काल। इन्हीं के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले पुरा पाषाण काल के विषय में आइए हम सोचते हैं। साथियों, ये पाषाण काल, पुरा पाषाण काल कैसे विभाजित किए गए, इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। साथियों, पाषाण काल यानी सबसे पहले ये 3 नाम जो बताए हैं, यानी सबसे पहले 1860 में एक अंग्रेज ल्यूबक हुआ करता था, उसने इतिहास को 2 भागों में बांट दिया। किसको? पाषाण काल। एक पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, और दूसरा नव पाषाण काल। इसका कहीं जिक्र नहीं था 1860 में। हमारे यहाँ भारतीय भूगर्भ विभाग नहीं था साथियों, ये 1860 में, लेकिन ये आगे अमान्य कर दिया गया ल्यूबक का सिद्धांत। लेकिन हम देखते हैं हमारे यहाँ भारतीय भूगर्भ विभाग नहीं था, इसीलिए यानी 1851 में अंग्रेजी शासन के समय GSI यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारतीय भूगर्भ विभाग की स्थापना कर दी गई। साथियों, 1852 में यानी ब्रिटेन के भूगर्भ विभाग का अलेक्जेंडर कनिंघम भारत आता है, वो इसमें मदद करता है इसकी। और इसी GSI का सदस्य 1863 में ब्रूस फ्रूट होता है। ब्रूस फ्रूट जो होता है वो पाषाण काल पर अपना एक अध्ययन के लिए, अनुसंधान के लिए सिस्टम बनाता है, अध्ययन करता है और अनुसंधान करता है, और वही ब्रूस फ्रूट ही पाषाण काल को इन 3 भागों में बांट देता है। 1, 2 इन 3 भागों में बांटता है। ल्यूबक का सिद्धांत फेल हो जाता है। साथियों, विशेष तौर से UPSC वाले इसको ध्यान रखें, कौन क्या करता है, ये क्वेश्चन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथियों, हम देखते हैं हमने बताया मनुष्य की उत्पत्ति सबसे पहले अफ्रीका में हुई थी, और अफ्रीका में इस रूप में, जैसे हमने बताया किस तरह से बानरों से इसका विकास हुआ, लेकिन अफ्रीका से ये संपूर्ण संसार में धीरे धीरे फैल गया और भारत में भी आ गया, ऐसा माना जाता है। यानी जहाँ से भी भारत सीधे अफ्रीका से आया हो या कहीं से भी आया हो, लेकिन सबसे पहले मानव का प्रमाण भारत में हमें गुजरात से मिलता है। गुजरात के जामनगर में हमें मानव की गतिविधियों के जो की गई हैं उसके कुछ सामग्री या साक्ष्य मिलते हैं। मनुष्य ने सबसे पहले ये पाषाण के औजार बनाए। कौन से औजार बनाए, क्वेश्चन ये भी आ जाता है, मनुष्य ने पत्थर के सबसे पहले कौन से औजार बनाए? तो ध्यान रखिए, सबसे पहले आरे व कुल्हाड़ी बनाए। आरे व कुल्हाड़ी।
आरे को क्लेवर कहते हैं और कुल्हाड़ी को हैंड एक्स। ये औजार बनाए। अफ्रीका में भी हमें यही मिलते हैं, भारत के गुजरात राज्य में जामनगर में भी हमें यही मिलते हैं और लगभग एक जैसे मिलते हैं। फ्रांस में एक जगह एशली है, वहाँ पर भी हमें ये मिलते हैं, ऐसे ही मिलते हैं। तो इसलिए विद्वानों का ये मत है कि सबसे पहले औजार उसने आरे और यानी कुल्हाड़ी बनाई। साथियों, इस किस पत्थर में भी अलग अलग वैरायटी होती है, भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये भी ध्यान रखिए। सबसे पहले मनुष्य ने क्वार्टजाइट पत्थर का उपयोग किया औजार बनाने में, यानी इसका उपयोग किया और अपनी शुरुआत कर दी। साथियों, आपको हम बता दें, हम पुरापाषाण काल के बारे में जहाँ तक अध्ययन करते हैं तो पुरापाषाण काल के विषय में भारत में हमें, चूँकि हम भारतीय इतिहास में अध्ययन कर रहे हैं, तो भारत में इस पुरापाषाण काल के औजारों का एक बड़ा जखीरा दक्षिण भारत में मिला है। वो जगह है बदुमदराई ये तमिलनाडु में जगह पड़ती है, बदुमदराई। और दूसरा है रत्तीपक्कम, ये दो जगह से हमें बड़ा जखीरा मिला है औजारों का, यानी पुरापाषाणकालीन औजारों का बड़ा जखीरा मिला है। इसके साथ साथ फ्रांस में यानी एशली इंडस्ट्री के भी औजार मिले हैं और पाकिस्तान में सोहन घाटी सभ्यता के औजार भी इसी तरह के मिले हैं। तो साथियों, इस समय का भारत में कोई भी अस्थि पंजर हमको प्राप्त नहीं हुआ। अस्थि पंजर का मतलब जब आदमी को दफन किया जाए उसका कंकाल कोई मिला हो, हमें नहीं मिला है। इसका मतलब ये हुआ कि पुरापाषाण काल में कोई मानव भारत में नहीं रहता था, नहीं रहता था। साथियों, आपको बता दें, मनुष्य तो रहता था लेकिन अस्थि पंजर नहीं मिला है, यानी उसके द्वारा प्रयुक्त सामग्री मिली है। साथियों, इसके साथ साथ इसके बाद हम देखते हैं मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल के विषय में, पाषाण काल किसके विषय में हमें काफ़ी कुछ जानकारी मिलती है। मध्यपाषाण काल में हम देखते हैं भारत में हमें अस्थि पंजर मिला है, मनुष्य का अस्थि पंजर मिला है और वो जगह है मध्यदहा, सरायनाहर, ये सब इलाहाबाद के पास में है, और हथनोरा। यहाँ से हमें अस्थि पंजर हमको मानव का मिला है मध्यपाषाण काल का, यानी भारत में ये इलाहाबाद के पास में ये कुछ जगह है। मिर्ज़ापुर के पास में बागाई खोर और लेखनिया दो और जगह हैं, यहाँ से भी हमें अस्थि पंजर प्राप्त हुए हैं। साथियों, इस तरह से हम कह सकते हैं मध्यपाषाण काल में मनुष्य के अस्थि पंजर भारत में मिले हैं और इस समय भारत में कुछ और भी हमको प्रमाण मिले हैं। भारत में मध्यपाषाण काल में मनुष्य यानी अभी तक जंगलों में रहता था, लेकिन मध्यपाषाण काल में गुफाओं में रहना शुरू कर दिया और गुफाओं में रहने का प्रमाण हमें भीमबेटका से मिला है। भीमबेटका की गुफाएं, जो कि मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 70-80-90 किलोमीटर की रेंज में ये एरिया पड़ती है। वहाँ की पहाड़ियों में, गुफाओं में मनुष्य द्वारा रहने के प्रमाण मिले हैं। साथियों, ये भारत में पहला यहाँ मध्यपाषाणकालीन का गुफा में मनुष्य का रहने का प्रमाण है और इसमें चित्रकारी का भी प्रमाण मिला है। मनुष्य की चित्रकारी का पहला प्रमाण इन्हीं गुफाओं से हमें भारत में मिलता है। तो ध्यान रखिए, मनुष्य का भारत में सबसे पुराना चित्रकारी का प्रमाण भीमबेटका की गुफाओं से ही मिलता है। साथियों, और आपको बता दें, मनुष्य अब गुफाओं में रहने लगा और गुफाओं के साथ साथ मनुष्य अब गर्त निवास भी करने लगा। गर्त निवास कहते हैं गड्ढा, यानी ज़मीन में गड्ढे खोद कर उसके ज़मीन के अंदर घर बना लेना। इस तरह से प्रमाण हमें कई जगह से भारत में मिले हैं। साथियों, गर्त निवास जैसे आज सेना बंकर बना लेती है ज़मीन में गड्ढे खोद कर, इसी तरह का प्रमाण हमें मध्य पाषाण काल में हमें भारत में एक जगह से नहीं कई जगह से हमको प्राप्त होता है। मनुष्य काफ़ी कुछ पशुओं के संपर्क में आता है और पशुओं के संपर्क में आकर वो पशुओं को ये समझने की कोशिश करता है कौन से पशु यानी खतरनाक हैं और कौन से पशु खतरनाक नहीं है। इसीलिए पशुओं से नज़दीकियाँ उसकी बढ़ती हुई हमको दिखाई देती हैं। मनुष्य सब दफन करता हुआ भी मृत शरीर को दफन करता हुआ दिखाई देता है, इसीलिए हमें यहाँ पर अस्थि पंजर प्राप्त होते हैं। तीसरा इसका चरण है नवपाषाण काल। तीसरा जो है नवपाषाण काल हम अध्ययन करेंगे। नवपाषाण काल एक क्रांतिकारी एक समय था, मनुष्य के जीवन में बहुत ज़बरदस्त क्रांतिकारी परिवर्तन होते हुए दिखाई देते हैं। साथियों, इस समय मनुष्य रंगों का प्रयोग करने लगा और बड़ी मात्रा में उसके औजार गहरे हरे रंग के बने हुए दिखाई देते हैं। मटमैले कलर का भी यूज करता हुआ दिखाई देता है। ऐसे हमको बहुत सारे प्रमाण औजारों से मिले हैं, मटमैले कलर के औजार। साथियों, आपको बता दें, मनुष्य ने सबसे पहले अगर किसी को
पालतू पशु बनाया तो वह कुत्ता था। यानी मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ता को पालतू पशु बनाया। ये प्रमाण हमें नवपाषाण काल के ही प्राप्त होते हैं। और बता दें, चाक का आविष्कार, जो चाक का आविष्कार मेसोपोटामिया की सभ्यता में हुआ, मेसोपोटामिया की सभ्यता में, जिसे ईरान इराक की सभ्यता कहते हैं, यहाँ चाक का आविष्कार हुआ। साथियों, इस चाक के आविष्कार ने मनुष्य के जीवन में क्रांति ला दी, और विशेष तौर से आज के आधुनिक काल में। कल्पना करिए, आज पहिया ना होता तो क्या होता, ना हवाई जहाज होता, ना बस होती, ट्रेन होती, ट्रक होते, कोई वाहन नहीं होता, मनुष्य का जीवन कैसा होता। तो इस पहिए ने, चाक ने मनुष्य के जीवन में एक तरह से क्रांति ला दी। और पालतू पशुओं को सबसे कुत्ता था, और मनुष्य द्वारा पालतू पशुओं को पालतू बनाने का सबसे पहला प्रमाण भारत के राजस्थान में बाखौर से मिला है। राजस्थान के बाखौर से हमको प्राप्त होता है। यहाँ पर कई पशु और पालने के प्रमाण मिले हैं, जैसे बारहसिंगा है वगैरह वगैरह। बारहसिंगा और कुछ अन्य पशु भी इस समय मनुष्य पालता हुआ दिखाई हमको देता है। बारहसिंगा है, नीलगाय है, भैंस है, बंदर है, इस तरह के पशु हमको मनुष्य को पालते हुए दिखाई देते हैं। ये सब नवपाषाण काल की चीज़ें हमको दिखाई देती हैं। हम आपको बता दें, इस समय मनुष्य ने, यानी इस समय मनुष्य को धातु का ज्ञान नहीं था। ऐसा माना जाता है मनुष्य द्वारा अगर कोई धातु सबसे पहले खोजी गई तो वो धातु थी तांबा धातु जो थी, यानी ताम्र सबसे पहले खोजी गई। हम आपको बता दें, तांबा ही इतनी मुलायम या फ्लेक्सिबल धातु होती, मनुष्य उसको अपने आवश्यकता अनुसार आसानी से मोड़ लेता था और उसके सामग्री बनाकर अपने यूज में करने लगा। मनुष्य में इसके साथ धार्मिक प्रवृत्तियाँ भी जागने लगी। अब वो धार्मिक प्रवृत्तियों में भाग लेने लगा, पानी ले जाने के लिए तांबे की वस्तुओं को, बर्तनों का यूज करने लगा। शायद ये आगे चलकर साइकोलॉजिकल कारण हो गया। आज भी पूजा पाठ में तांबे का बर्तन ज़्यादा पवित्र माना जाता है, लेकिन उस समय रीजन ये था क्योंकि और धातु नहीं जानता था, केवल तांबा जानता था, इसीलिए उसी के बर्तन का उपयोग वो करता था। तो साथियों, ये हमने आपको बताया। नवपाषाण काल में उसने वस्त्रों को भी बनाना सीख लिया था। हालांकि जानवरों को मार कर खा जाना, उसकी खाल को पहनना, पेड़ पत्तों की छाल और पत्तों से शरीर को ढकना, ये तो पहले से ही आपको हमने जैसा बताया ये देखते आ रहे हैं। अब हम देखते हैं, यानी संसार में मानव की प्रजातियाँ कितनी थी। साथियों, मानव प्रजातियाँ हमें 6 मिलती हैं। मानव प्रजातियाँ 6 का प्रमाण हमें मिलता है। नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 प्रजातियाँ। सबसे पुरानी प्रजाति थी नीग्रो। सबसे पुरानी प्रजाति है नीग्रिटो। ये मानव प्रजाति सबसे पुरानी है, संसार की सबसे पुरानी मानव की प्रजाति है। भारत में भी यह प्रजाति थी और इसके प्रमाण आज भी इसके प्रमाण हमें मिलते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसके लोग रहते हैं। इसके माथा उभरा हुआ होता है, काले होते हैं, बाल घुंघराले होते हैं। और साउथ यानी अफ्रीका में भी जो नीग्रो या हफ्सी कहते हैं, वो इसमें इसके लक्षण दिखाई देते हैं। ऐसे ही प्रवृत्ति के लोग हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ऐसे ही शकल सूरत के लोग मिलते हैं, उनमें नीग्रो के लक्षण दिखाई देते हैं। दूसरी प्रजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड थी। ये दूसरी प्रजाति थी। साथियों, ये प्रजाति जो थी, ऐसा लगता है ये फिलिस्तीन से भारत आई थी। और इसके प्रमाण भारतीय आज की जो जनजाति है, कोल और मुंडा में इसके प्रमाण हमको प्राप्त होते हैं। भारतीय जनजाति में कोल मुंडा में ऑस्ट्रोप्रोटोलाइट के प्रमाण दिखते हैं। हम आपको बता दें, पशु पूजा का चलन इसी प्रजाति ने किया था। पशु पूजा जैसे नाग पूजा है, गणेश पूजा है, वगैरह वगैरह, जो भी मकर पूजा है, ये पशुओं की पूजा करने की शुरुआत भारत में प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड प्रजाति ने ही की थी। इसके साथ साथ मंगोलाइड, ये तीसरी जाति थी। मंगोलाइड ये तीसरी प्रजाति थी मानव की। ये संसार लेवल पर है। ये दिरमल जाति के प्रमाण मिलते हैं इसमें, यानी साउथ इंडिया के जो दिरमल लोग थे, वो लोग मंगोलाइड प्रजाति के ही लोग थे। और इसके बाद 2 और जातियाँ आती हैं, पश्चिमी विदेशी शेफल। ये जाति भारत में इसका प्रमाण नहीं मिलता है। पश्चिमी विदेशी शेफल ये नहीं। और तीसरी छठी है नार्डिक, इसका भी प्रमाण हमें भारत में नहीं मिलता है। तो साथियों, इनमें से 4 प्रजाति के लोग हमें भारत में देखते हैं। आगे आने वाली हड़प्पा सभ्यता में भी हमें ये 4 लोगों के ही प्रमाण हमको मिलते हैं। मंगोलाइड। एक और प्रजाति थी, आपको हम बता दें, जो आपको बताएं भूमध्य सागरीय, हम बताना भूल गए। चौथे नंबर पे भूमध्य सागरीय है, ये 5वां, ये 6ठी है।
ये, और चौथे नंबर पर आपकी आती है ये आ गई, चौथी नंबर पर आ गई भूमध्य सागरीय। ये जाति निर्मल के इसी में प्रमाण मिलते हैं। साथियों, आपको हम बता दें, ये 4 जाति के लोग हड़प्पा सभ्यता में रहते थे, जिनमें सबसे ज़्यादा संख्या भूमध्य सागरीयों की थी हड़प्पा सभ्यता में। ये इसके डिटेल से हड़प्पा सभ्यता का इतिहास जब बताएंगे उसमें देखेंगे। साथियों, हम उम्मीद करते हैं इसको ध्यान से महत्वपूर्ण तथ्यों को याद रखिएगा। आने वाली परीक्षाओं में आप उनके उत्तर देने में अक्षम नहीं रहेंगे, यानी सफल हो जाएंगे, और जो हम समझते हैं अन्य विद्यार्थियों से आपको आगे करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई है लाइक करिए, और हमारा चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, स्वयं करिए और अपने दोस्तों को भी कराइए, जिससे कि वो भी लाभान्वित हों। बहुत बहुत धन्यवाद।